हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नया फ़ैन फिक्शन लेकर आ गई हूँ मैं। और ये फ़ैन फिक्शन वो फ़ैन फिक्शन होने वाला है जिसकी बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि आप एक बॉटम वांगजी क्यों नहीं शेयर कर रही हो। तो ये एक बॉटम वांगजी साथ में एक ओमेगा वर्स फ़ैन फिक्शन होने वाला है। तो यहाँ वांगजी एक ओमेगा है, विंग एक अल्फ़ा है। ये एक हिस्टोरिकल फ़ैन फिक्शन है और वांगजी को इसमें आप आगे प्रेग्नेंट भी देखोगे। फ़ैन फिक्शन की लिंक और इसके ऑथर का नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ़ैन फिक्शन का पार्ट 1 शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है जब विंग वापस क्लाउड रेसेस आने वाला था। अनटेम्ड की लास्ट में हमने देखा था कि विंग चला गया था। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जब विंग स्प्रिंग सीजन में वापस क्लाउड रेसेस आने का प्लान बनाता है। हमेशा की तरह वांगजी आज भी अपने लेक्चर्स ले रहा था, पर उसका ध्यान विंग में ही अटका हुआ था। विंग गुसु वापस आ चुका था। वांगजी का इस वक्त मन कर रहा था कि वो लेक्चर के बीच में से ही तुरंत सीधा विंग के पास चला जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। लेक्चर खत्म होने में अभी एक और घंटा बाकी था। वांगजी वैसे भी इंतज़ार करने में काफ़ी अच्छा था। उसने इतने सालों विंग का इंतज़ार किया था, तो वो एक और घंटे उसका इंतज़ार कर सकता था। पर विंग को इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। 15 मिनट बाद ही वांगजी देखता है कि विंग लांची के डोर के पास ही खड़ा हुआ था और मुस्कुरा रहा था। उसकी ये मुस्कुराहट देखकर वांगजी का दिल एकदम पिघल जाता है। क्लास में वहाँ सिजुई भी बैठा हुआ था। सिजुई वांगजी की तरफ इशारा करता है जैसे वो उससे कोई परमिशन मांग रहा हो। वांगजी भी उसे इशारों ही इशारों में परमिशन दे देता है। सिजुई तुरंत उठता है और विंग के पास भागते हुए जाता है। वो उसे गले से लगा लेता है। विंग उसे देखकर कहता है, ओ माय गॉड सिजुई, तुम कितने लंबे हो गए हो। इससे ज़्यादा तुम लंबे मत होना, वरना मुझसे भी लंबे हो जाओगे। सिजुई मुस्कुराते हुए कहता है, सीनियर वे, आप बाकी के लेक्चर के लिए भी रुकने वाले हो ना। विंग कहता है, पता नहीं, मैं एक बिजी मैन हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, जैसे कि विंग की तरफ अनॉय करना है से देखते हुए कहता है, प्लीज़। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, फाइन, वैसे भी इस फेस को मैं मना कैसे कर सकता हूँ। हाँ गुंजन, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अगर मैं यहाँ रुकूँ तो। वांगजी नैरो आइज से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, पर क्लास को इंटरप्ट मत करना। विंग उसकी तरफ बाउ डाउन करते हुए कहता है, यस मास्टर लैन। और जैसा कि विंग ने कहा था, बाकी के लेक्चर के दौरान विंग एक शब्द नहीं कहता। हालांकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पा रहा था। वो क्रॉस लेग्ड नहीं बैठ पा रहा था। उसकी एल्बोज उसकी थाइस पर थी और हाथ से उसने अपनी चिन को पकड़ा हुआ था। वो एक रेड पियोनी फ्लावर के जैसा दिख रहा था, एकदम हॉट और ब्राइट। लेक्चर खत्म हो जाने के बाद सारे डिसिपल्स वहाँ से जा चुके थे। वांगजी फाइनली अब विंग की तरफ अच्छे से देख रहा था। अभी भी वांगजी की नज़रों में विंग मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन था। वांगजी उससे काफ़ी कुछ पूछना चाहता था। वो कहाँ गया था? क्या उसे वो चीज़ मिल गई जिसके लिए विंग गया था? क्या इस बार विंग उसके साथ हमेशा के लिए रुकेगा? वांगजी मन में ये सब क्वेश्चन सोच रहा था और विंग उसकी तरफ सॉफ्ट आइज से देखे जा रहा था। वांगजी क्लास से बाहर जाता है और विंग को भी अपने साथ चलने के लिए इशारा करता है। वो दोनों जिंगशी की तरफ जाते हैं जहाँ ऑलरेडी उनके लिए खाना सर्व कर दिया गया था। वांगजी उसके लिए खाना सर्व करता है। विंग उससे कहता है, तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्लाउड रेसेस को भी मिस करूँगा। यहाँ आने के बाद मुझे इतना पीसफुल फील हो रहा है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता लंजा। वांगजी उसे खाने के लिए इशारा करता है। जब दोनों साथ में डिनर कर लेते हैं, वांगजी अब उससे उसकी जर्नी के बारे में पूछता है। विंग उससे कहता है, मैं वापस नाइटलेस सिटी गया था। मैं उस क्लिफ पर जाकर खड़ा हुआ जहाँ से मैं नीचे गिर गया था। वहाँ जाने के बाद मैं बुरी तरह चिल्लाया, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके बाद मुझे बहुत बेटर फील हुआ लंजा। वहाँ से जाने के बाद मैंने काफ़ी सारा समय इनमें रहकर गुजारा। जिसको ज़रूरत होती थी उसके लिए कल्टीवेटर का काम करता था। तुम्हें पता है लंजा, एक बार तो किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि कहीं मैं तुम्हारा स्टूडेंट तो नहीं हूँ। वांगजी उसकी सारी बातों पर मुस्कुराए जा रहा था। विंग कहता है, उसके बाद मैं फिर से लोटस कोव वापस गया, शेंगशा से बातें की, हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ, पर अगले ही पल हम एक दूसरे को गले लगा रहे थे और रो रहे थे। शायद उसने मुझे अब माफ़ कर दिया है लंजा। ये सब हो जाने के बाद फाइनली मैं क्लाउड रेसेस वापस आ गया। वांगजी पूछता है, क्या तुम्हें वो चीज़ मिली जिसको ढूंढने के लिए तुम गए हुए थे? विंग कहता है, नहीं। अचानक उसके फेस पर शाय एक्सप्रेशंस थे और वो वांगजी से कहता है, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना दिल तो गोसू में ही छोड़ आया था।
विंग के मुंह से ये सुनने के बाद वांग जी एकदम स्टिफ बैठा रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विंग ने अभी क्या कहा। क्या उसने मजाक में कहा? विंग उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वांग जी के हाथ में जो टी कप लगा हुआ था वो अचानक से टेबल पर गिर जाता है, जिस वजह से गरम गरम चाय उसके हाथ पर भी गिर जाती है। विंग तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, ओ माय गॉड लंजा, केयरफुल, ये क्या किया तुमने? खुद को हर्ट कर लिया। वांग जी अभी भी टेबल की तरफ ही देखे जा रहा था। वो मन में सोच रहा था, मैंने ज़रूर इनकरेक्ट सुना है। वो विंग से कहता है, आई एम सॉरी, शायद मैंने तुम्हें गलत सुन लिया। तुमने अभी क्या कहा था? विंग अपने क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, तुम्हें अभी के अभी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। मुझे बस कुछ दिनों पहले से ही रियलाइज़ हुआ है कि मैं तुमसे बहुत लंबे समय से प्यार करता हूँ लंजा, और मैं भी श्योर हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। वांग जी मन में सोचता है, मैं हमेशा से इतना केयरफुल था, फिर उसे कैसे पता चला? विंग वांग जी का हाथ स्लोली हटाते हुए कहता है, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ लंजा, तुम इस बारे में अच्छे से सोच सकते हो, हम दोनों कल मिलते हैं। ऐसा कहकर वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी उसे जाते हुए देख रहा था। उसके मन में इस वक्त इतनी सारी बातें चल रही थी जिनके साथ वो फ़िलहाल डील नहीं कर सकता था। 9 बज चुके थे। वो सो जाता है ऐसा सोचकर कि वो इन सारी बातों से सुबह विंग से डील करेगा। अगली सुबह जब वांग जी की आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखें वेट थीं। उसने सपना देखा था, वो मेमोरी फिर से उसके सामने आ गई थी जब नाइटलेस सिटी में विंग उसकी आंखों के सामने नीचे गिरा था। बात लेने के बाद वो अपना वार्डरोब खोलता है। उसकी नज़र अपने एक पुराने रोब्स पर पड़ती है। वो रोब्स तब के थे जब विंग और वांग जी जूनियर्स थे। वो अपने उन रोब्स को उठाता है और उसे वो सारे दिन याद आ जाते हैं। उन दिनों में वो कितना खुश हुआ करता था, क्योंकि हर दिन वो विंग के साथ बिताता था। वो विंग को भी इमेजिन करने लगता है जब विंग 15 साल का था और एकदम केयर फ्री था, जो हमेशा मुस्कुराया करता था और क्लाउड असिस का एक नॉटी अल्फा डिसिपल था। वांग जी वो रोब्स पहनता है जिन पर क्लाउड्स बने हुए थे। वाइट के अलावा कुछ और पहनना अभी भी उसे सेफ नहीं लगता था। हालांकि विंग अब डेड नहीं है, विंग उसके सामने है, पर वांग जी का एक हिस्सा अभी भी मॉर्निंग कर रहा था। वो क्वाइटली अपना ब्रेकफास्ट करता है। उसे पता था कि कुछ टाइम में विंग के उठने का भी समय होने वाला है और वो उठते ही वांग जी को ढूंढने के लिए आएगा। इसलिए वांग जी लाइब्रेरी पवेलियन को विजिट करना डिसाइड करता है। वो वहाँ जाकर रीडिंग में अपना मन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर रीडिंग भी उसे इस बार डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। बचपन से ही लैन चेलैन ने वांग जी को बता रखा था कि एक दूसरे से तब तक शादी नहीं की जा सकती जब तक उन दोनों का बॉन्ड ना बन जाए। और जाहिर सी बात है, जांग फेंगम्यान ने भी ये बात विंग को बता रखी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो दोनों शादी करते हैं तो उन दोनों में से किसी एक को अपनी कल्टीवेशन को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। वांग जी को याद आता है कि किस तरह उसकी माँ को हमेशा के लिए एक प्रिजन में रहना पड़ा था, क्योंकि उसके फादर ने उसे बचाने के लिए उन दोनों का बॉन्ड तोड़ दिया था। वो विंग को कभी भी ऐसा करने के बारे में नहीं पूछता। वांग जी अपने थॉट्स में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि वो नोटिस ही नहीं कर पाता कब विंग उसकी तरफ चला आता है। विंग उसके नज़दीक आकर कहता है, लंजा। वांग जी के हाथ में बुक लगी हुई थी जो अचानक उसके हाथ से गिर जाती है। विंग कहता है, सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? वांग जी कहता है, नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। विंग कहता है, किस बारे में सोच रहे थे अगर तुम इतना ज़्यादा खोए हुए थे तो? वांग जी उससे कहता है, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं। हालांकि विंग उसकी इस बात से कन्विंस्ड नहीं दिख रहा था। वो वांग जी से कहता है, तुम्हें याद है लंजा, जब हम 15 साल के थे तो इसी लाइब्रेरी पेवेलियन में बैठकर तुमने मुझसे कितने सारे गूसू रूल्स कॉपी करवाए थे, और जब तुम्हारा ध्यान भटका था तो मैंने तुम्हारी बुक को एक दूसरी बुक से बदल दिया था। वांग जी को एकदम अच्छे से याद था। अक्सर रात के वक्त वो सोते वक्त उस पल को याद भी किया करता था। उसने कई बार विंग को अपने साथ उसी लाइब्रेरी पेवेलियन में इमेजिन भी किया था, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए, जिसे सोच सोच कर वो कई बार वेट भी हुआ था। जब वांग जी कोई जवाब नहीं देता तो विंग उससे कहता है, क्या तुम अभी भी उस बात को लेकर नाराज़ हो? वांग जी मना कर देता है तो विंग कहता है, थैंक गॉड, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे नाराज़ होते हो तो। वांग जी कहता है, मुझे भी तुमसे नाराज़ होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
वीइंग मुस्कुराने लगता है। फाइनली कुछ टाइम बाद वांगजी उससे कहता है, वीइंग, कल तुमने मुझसे शादी के बारे में पूछा था। तुम्हें पता है वीइंग, जब तुम चले गए थे और मैं सेक्लूजन में था, मेरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए अंकल ने अरेंजमेंट की थी। मेरे पास डिसिपल्स भेजे गए थे। वीइंग उससे कहता है, व्हाट? आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, मैं ऐसा तुम्हारे साथ अब कभी भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे अंकल ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? वो वांगजी की चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, मैं अब कभी भी किसी को तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ लंजा, तुमसे बॉन्डेड होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सब कुछ चाहता हूँ। क्या तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे? वांगजी आखिरकार उससे हाँ कर ही देता है, जिसे सुनकर वीइंग मुस्कुराने लगता है और सीधा उसे किस कर लेता है। वीइंग के लिप्स थोड़े से वार्म और स्लाइटली ड्राई थे। ये पहली चीज़ थी जो वांगजी ने नोटिस की थी। जितनी बार भी वो वीइंग और अपना फर्स्ट किस इमेजिन करता था, वीइंग के लिप्स हमेशा उसे परफेक्टली सॉफ्ट ही लगते थे। जब दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, वांगजी इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वीइंग उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, इट्स ओके, मैं यही हूँ, प्लीज़ रोना मत। वांगजी उसके चेस्ट पर अपना सिर रख लेता है। वीइंग उसे काफ़ी देर तक गले लगाए हुए था। कुछ टाइम बाद वो उससे पूछता है, अब तुम ठीक हो ना? वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। वीइंग कहता है, एक दिन आई होप तुम मुझे सब कुछ बताओगे। जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। मैं तुमसे रिलेटेड हर एक बात जानना चाहता हूँ लंजा। आई नो पास्ट के बारे में सोचकर शायद तुम्हें थोड़ा सा हर्ट होगा, पर फिर भी मैं हर वो चीज़ जानना चाहता हूँ जिसमें मैं मौजूद नहीं था। वांगजी उससे कहता है, मैं भी तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानना चाहता हूँ वीइंग। वीइंग एक बार फिर उसके चीक्स को पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट डे वांगजी की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपनी हीट में था। इस वक्त वो वीइंग को अपनी नज़दीक चाहता था, पर वीइंग लोटस कोव के लिए गया हुआ था जेंगजा को अपनी और वांगजी की एंगेजमेंट के बारे में बताने के लिए। वांगजी मन में सोच रहा था, अगर इस वक्त वीइंग मेरे साथ होता तो क्या वो अपनी हीट मेरे साथ शेयर करता। तभी वो खुद से कहता है, मैं इतने ग्रीडी थॉट्स आने भी कैसे दे सकता हूँ। बिना शादी के ही अगर वो मेरे साथ नॉटिंग कर लेता तो उसकी क्या रेपुटेशन रह जाती। वो क्लाउड रिसेस में किसी को भी अपना फेस नहीं दिखा पाता। वांगजी शिचैन के पास हानची में पहुंच जाता है। इतनी सुबह सुबह वांगजी कभी भी हानची नहीं जाता था, इसलिए लैन शिचैन उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो वांगजी? तुम परेशान दिख रहे हो। वांगजी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, वीइंग ने मुझसे उससे शादी करने के लिए कहा है। शिचैन थॉटफुली सोचने के बाद कहता है, और तुमने क्या कहा? क्या तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया? जिसे सुनकर वांगजी कहता है, ब्रदर, आप इस बात को लेकर इतना काम क्यों दिख रहे हैं? शिचैन कहता है, यंग मास्टर वे का दिल मैं हमेशा से जानता था, इसलिए ये सब गैस कर पाना इतना मुश्किल नहीं था। और तुम वांगजी, नाइटलेस सिटी पर जो भी तुमने किया वो सबको पता है। और उस दिन के बाद से 17 साल हो चुके हैं, तुमने अपना कोई भी कल्टीवेशन पार्टनर नहीं बनाया। तुम्हें क्या लगा था कि मैं नहीं समझ पाऊंगा? वांगजी कहता है, आपको कब से पता है? शिचैन कहता है, शुरुआत से ही। मैंने कई बार कोशिश की ऐसे मौके ढूंढने के लिए जिससे तुम दोनों साथ में अकेले हो सको और अपने अपने दिल की बात एक्सेप्ट कर सको, पर ऐसा नहीं हो पाया। वांगजी कहता है, आपने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? शिचैन कहता है, क्योंकि मैं हमेशा से सोचता था कि यंग मास्टर वे अगर खुद तुम्हें अपने दिल की बात बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वांगजी कहता है, तो आप हम दोनों को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे? शिचैन कहता है, वांगजी, मैं हमेशा से तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम दोनों के साथ हैं। शिचैन से बात कर लेने के बाद वांगजी को एक अलग ही तसल्ली होती है। उसके बाद वांगजी लैन चिरैन के पास जाता है। वो उनसे कहता है, अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना है। चिरैन उससे कहता है, क्या कहना है? चिरैन के फेस पर ऑलरेडी एनॉयड एक्सप्रेशंस थे। वांगजी कहता है, वीइंग मुझसे शादी करना चाहता है और मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। चिरैन एकदम अनइम्प्रेस्ड और गुस्से भरी वॉइस में कहता है, मैंने तुम्हारे पास इतने सारे बेटास भेजे, इन पूरे सालों में तुम्हें कोई पसंद नहीं आया और तुम उस डेमोनिक कल्टीवेटर के पास वापस जाना चाहते हो? क्या वो तुम्हारे लिए अपनी रिडिकुलस कल्टीवेशन छोड़ने के लिए तैयार है? वांगजी कहता है, वीइंग अपनी कल्टीवेशन नहीं छोड़ेगा। चिरैन कहता है, वांगजी, क्या तुम बिल्कुल भी दिमाग से नहीं सोच रहे हो? क्या तुम सबके लिए हंसी का पात्र बनना चाहते हो? अगर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई तो तुम हमेशा के लिए विडोअर बनकर रहना चाहते हो?
वांग जी कहता है वयिंग को कुछ नहीं होगा और मैं हमेशा के लिए उसी का पार्टनर बनकर रहना चाहता हूँ और मेरे बच्चों का फादर भी वही होगा। मैंने इतने सालों तक अपने दिल को एक सिल्वर केज में बंद करके रखा था। अब जब वयिंग वापस आ गया है तो मैं सिर्फ उसका हो जाना चाहता हूँ और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपने डिसिपल्स को लेकर क्लाउड एसेस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। वांग जी के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद चिरैन उसके बाद उससे कुछ नहीं कहता। वांग जी अब अपनी बुक्स को लेता है और अपने मॉर्निंग लेक्चर के लिए निकल जाता है। मॉर्निंग लेक्चर खत्म हो जाने के बाद वांग जी गार्डन में टहलने के लिए आता है। वयिंग के वापस आ जाने के बाद उन दोनों की शादी की डेट डिसाइड की जाती है। शिचैन लैंड सेक्ट का लीडर था और उसे ये शादी मंजूर थी, इसलिए उस शादी पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता था। चिरैन भी उसके बाद कुछ नहीं कहता। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। सारी रस्मों को निभाने के बाद और सेक्ट मेंबर की ब्लेसिंग्स लेने के बाद समय आ गया था। वांग जी और वयिंग एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए जिंगशी की तरफ जा रहे थे। कोई भी एक दूसरे का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वांग जी एक सर्वेंट को बोलता है जिंगशी में हॉट वाटर भिजवाने के लिए। सर्वेंट उनके रूम में हॉट वाटर का इंतज़ाम कर देते हैं। दोनों बात लेने के लिए तैयार थे। दोनों के दिमाग से अब टेंशन एकदम जा चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे थे, पर वांग जी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वयिंग उससे कहता है चलो तुम्हें अनड्रेस करने में मैं मदद कर देता हूँ। वयिंग एक एक करके उसके लेयर्स उतारना शुरू कर देता है। वो वांग जी को गोद में उठाता है और उसे बाथ टब में लेकर आता है। वयिंग धीरे धीरे उसकी बॉडी को रब कर रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा थक चुका था कि उसकी आंखें बंद हो जाना भी शुरू हो जाती हैं। वयिंग उससे कहता है तुम बहुत ज़्यादा ही स्लीपी हो, कोई बात नहीं, आज रात तुम्हें छोड़ देते हैं, आज रात तुम सो जाओ लंजा। वो उसकी बॉडी को ड्राई करता है, उसे कपड़े पहनाता है और फिर उसे बेड में जाकर लिटा देता है। जैसे ही वयिंग उसके पास आकर लेटता है, वांग जी उसकी शर्ट को खोलना शुरू कर देता है, पर वयिंग उसका हाथ तुरंत हटाते हुए कहता है लंजा तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी उसे इग्नोर करता है और फिर से उस पर अपना हाथ फेराना शुरू कर देता है। इस बार उसका हाथ वयिंग की चेस्ट पर था। वयिंग अब उसे फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और उसे कहता है नहीं लंजा। वांग जी की आंखें एकदम से बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। वो वयिंग से अपना चेहरा छुपाने लगता है। वांग जी उससे कहता है मेरी तरफ देखो लंजा। स्वीट हार्ट, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता, मैं बस सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो और मैंने तुम्हारे भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं हम दोनों की वेडिंग नाइट तक इंतज़ार करूँगा। तो एक अच्छे बॉय बनो और अपने हाथ अपने तक रखो। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वयिंग मुस्कुराते हुए कहता है गुड, और फिर से उसके सिर को अपनी चेस्ट पर रख लेता है। दोनों इसी तरह सो जाते हैं। ओके गाइज, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपको एक बॉटम लंगवांग जी देखना है, तो इस बार मैंने बॉटम लंगवांग जी शेयर करने की कोशिश की है और आगे इसमें आप प्रेग्नेंट लंगवांग जी भी देखोगे। फर्स्ट पार्ट कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।